हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है बेटा, आज हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सीमांत अभिकर्मक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करें स्टार्ट। चलो। लिमिटिंग रिएजेंट, इसे हिंदी में कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक। सुनो क्या होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आई बात? वह अभिकारक जो अभिक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है, उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वह अभिकारक, अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट, जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है। ठीक है, वह अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है। सीमांत अभिकर्मक। शॉर्ट में इसको एलआर बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। बोलो, इतना समझ में आया? वह अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, अब मान लो माना कि n इक्वल टू इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब जो रिएक्टेंट्स है उसके इनिशियल मोल n है ना, और a इक्वल टू a इक्वल टू क्या है? स्टोकियोमेट्रिक मोल।
ठीक है। n इक्वल टू क्या है, इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, और a इक्वल टू स्टोक्योमेट्रिक मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा बेटा लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू n/a, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बोलो इतना समझ में आया। यदि रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट के इनिशियल मोल n हो और स्टोक्योमेट्रिक मोल a हो, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या होगा, n/a। मतलब इनिशियल मोल को स्टोक्योमेट्रिक मोल से हम डिवाइड कर देंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बार नोट कर लो ये। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ए प्लस, थोड़ा इधर लिखते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू सी। मतलब ए और बी को मिला के हमने क्या बनाया, सी। सही नहीं लग रहा यार, ए प्लस बी इक्वल टू सी। हमने ए और बी को मिला के क्या बनाया, सी। अब मान लो ए के जो स्टोक्योमेट्रिक मोल है उनको मैं x मान लेता हूं, बी के जो स्टोक्योमेट्रिक मोल है उनको मैं y मान लेता हूं, और सी के जो स्टोक्योमेट्रिक मोल है उनको मैं z मान लेता हूं। इतना क्लियर है। ए के स्टोक्योमेट्रिक मोल क्या मान लिए, x, बी के स्टोक्योमेट्रिक मोल क्या मान लिए, y, और सी के स्टोक्योमेट्रिक मोल क्या मान लिया, z। अब ए और बी ये हमारे रिएक्टेंट है, ठीक है। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये जो सी है ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। यहाँ तक कोई समस्या, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स, और सी क्या है, प्रोडक्ट। अब इनिशियल मोल हमने अपनी मर्जी से n माने थे, क्या माने थे, n, तो मैं लिखूंगा इनिशियल मोल। तो यहाँ पे इनिशियल मोल हो जाएगा n, यहाँ पे भी इनिशियल मोल हो जाएगा n, तब यहाँ क्या होगा, 0। ऐसा क्यों, देखो जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है उस समय प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है, इनिशियल फेस में होती है, उस समय जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। तो मैंने मान लिया कि ए के इनिशियल मोल n है, बी के इनिशियल मोल भी n है, उस समय सी के इनिशियल मोल क्या होंगे, 0, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब होता है साम्य। साम्य पर क्या होगा, देखो जब साम्य होगा तो ये अभिक्रिया दोनों तरफ चलेगी। मान लो इस तरह से ये दोनों डायरेक्शन में चलेगी, ये, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य पर क्या होगा, तो देखो साम्य पर प्रोडक्ट भी बनेगा। तो मान लिया कि प्रोडक्ट बनेगा जेड एक्स, कितना बनेगा, जेड एक्स। अब प्रोडक्ट यदि जेड एक्स बन गया तो फिर ये कितना बचा, तो इसको ऐसे लिखेंगे,
n माइनस वाई एक्स, और इसको लिखेंगे n माइनस, अच्छा ये वाला x और ये वाला x सेम हो रहा है, इसको थोड़ा अलग कर ले, इसको कुछ और नाम दे देते हैं अपन, इसको नाम दे देते हैं w नाम दे दूं, इसको w नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये बचेगा n माइनस डब्ल्यू एक्स। कुछ आया समझ में? देखो ये जो आगे रेड कलर से लिख रखे हैं ये इनके स्टोक्योमेट्रिक मोल है ना। इसका स्टोक्योमेट्रिक मोल मैंने W मान रखा है, इसका Y मान रखा है और इसका Z मान रखा है, ठीक है। अब इनिशियल मोल A के n है, B के भी n है, उस समय प्रोडक्ट क्या है 0। फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने माना कि जो प्रोडक्ट है वो ZX बनता है। कितना बनता है? ZX। तो ये कितना बचा? तो ये बचेगा n माइनस वाई एक्स, एक्स ये है ये जो बना, और y ये वाला, ये कितना बचेगा? तो ये बचेगा n माइनस डब्ल्यू एक्स, ठीक है। अब मान लो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू हो जाएगा, यदि a के लिए निकालना है तो a के लिए मैं ऐसे निकालूंगा n बाय डब्ल्यू, ठीक है। और यदि मेरे को b के लिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो मैं b के लिए ऐसे निकालूंगा n बाय वाई, ठीक है। दोनों के लिए इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, ठीक। फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से फाइनल लिमिटिंग कौन होगा, ठीक है। एक बार इतना नोट कर लो, फिर अपन इसको कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। चलो एक रिएक्शन के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे आपको याद है बेटा अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि ये होती है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, ठीक है। यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, यह अमोनिया निर्माण की हेबर विधि है। अब मान लो इनिशियल मोल, कौन से मोल? इनिशियल मोल। इनिशियल मोल, इनिशियल मोल मान लो इसका n है, इसका भी n है, तब ये क्या होगा? ये होगा बेटा 0, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 8 इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ये बनेगा, तो ये कितना बनेगा? देखो इसके आगे 2 है तो ये बनेगा 2x, कितना बनेगा? 2x। इसको इस तरह से लिखना है। अब ये कितना बचेगा? तो इसको लिखेंगे n माइनस ये जो आगे नंबर है 3 और x, ये कितना बचेगा? तो n माइनस, अब ये एक ही है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, ये एक है तो मैं इसको 1x लिख सकता हूं, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट दोनों के लिए अलग अलग निकाल के देखना पड़ता है। जैसे मान लो मैं N2 के लिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालूं, तो लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू n अपॉन ये 1, ठीक है। और यदि मैं H2 के लिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालूं तो यहां पे हो जाएगा n अपॉन ये जो 3 है, ठीक है, इस तरह से। फिर इसको सोल्व करने के बाद फाइनली देखा जाता है कि दोनों में से लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग मतलब इन दोनों में से छोटा कौन आता वो, ठीक है। चलो कुछ और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो H2, थोड़ा इधर लिखते हैं ना, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, ठीक। अब पहले इनिशियल मोल,
इनिशियल मोल। अच्छा, ये जो इनिशियल मोल लिख रहे हैं ना बेटा हम, ये इनिशियल मोल आपको प्रश्न में दिए जाएंगे, ठीक है ना। जो भी इनिशियल मोल है वो आपको प्रश्न में दिए जाते हैं। तो अभी तो मैं अपनी मर्जी से n मान रहा हूं, तो मान लो इसका इनिशियल मोल n है, इसका भी इनिशियल मोल n है, तब ये क्या होगा, तब ये 0 होगा, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ये बनेगा, तो ये कितना बनेगा, देखो आगे 2 है तो ये बनेगा 2x। अब ये दोनों कितने बचे, तो इसको ऐसे लिखेंगे n माइनस इस, ये 1 है तो 1x, और ये कितना बचेगा, तो n माइनस ये भी 1 है तो 1x। इस तरह से करते हैं। ये ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो दोनों का अलग अलग निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं H2 के लिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालता हूं, तो यहां पे हो जाएगा n/1। ठीक इसी प्रकार में Cl2 के लिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालता हूं, तो ये हो जाएगा n/1। ठीक है, दोनों तरफ 1 से डिवाइड होगा। फिर फाइनली ये देखेंगे कि इन दोनों में से लिमिटिंग कौन है। इन दोनों में से जिसका मान छोटा आएगा, जिसकी वैल्यू कम आएगी, उसको हम फाइनल लिमिटिंग रिएजेंट मानेंगे। ठीक है, अब कुछ उदाहरण से समझे, कुछ क्वेश्चनों से समझे इस चीज को। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लो हमको एक प्रश्न दिया है, प्रश्न है a+5b इक्वल टू c+3d। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है a+5b इक्वल टू c+3d। अब इसमें हमको a और b के मोल दे रखे हैं। ठीक है, सवाल में a और b के मोल दे रखे हैं। यदि a के और b के 10-10 मोल हो तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, a के और b के, ये ऐसा ठीक रहेगा, a और b के, a और b के 10-10 मोल हो तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मतलब प्रश्न में a के भी 10 मोल है और b के भी 10 मोल है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न में दिया जाता है ना बेटा, इसी को बोलते हैं इनिशियल मोल। क्या बोलते हैं, इनिशियल मोल। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, तो a+5b इक्वल टू c+3d। ठीक, अब पहले इनिशियल मोल लिखेंगे। इनिशियल मोल, तो a का इनिशियल मोल 10 और b का भी इनिशियल मोल 10, मतलब हम जो n रखते थे वो हमको 10-10 दिया हुआ है। उस समय ये क्या होगा, 0, और ये भी क्या होगा, 0। ठीक, अब इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम मतलब साम्य पर है ना, इक्विलिब्रियम को साम्य बोलते हैं। और इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक मोल, है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको बोलेंगे साम्य पर। क्या बोलेंगे, साम्य पर, और इसको बोलेंगे प्रारंभिक मोल। ठीक है, प्रारंभिक मोल, और ये होता है साम्य पर। तो साम्य पर क्या होगा, तो साम्य पर ये 3 है, कितना है ये 3, तो ये बनेगा 3x। अच्छा, ये कितना 1, तो ये बनेगा 1x।
एक x। अब ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 10 माइनस ये आगे 5 है तो 5x, और ये कितना बचेगा, तो 10 माइनस ये एक ही है तो 1x। इतना क्लियर है। अब दोनों के लिए अलग अलग लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के देखना पड़ेगा। पहले ए के लिए देखते हैं, ठीक है। किसके लिए, ए के लिए। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू एन बाय ए। एन क्या है, तो एन बेटा ये है, और ए क्या है, ये जो नंबर है एक, ये ए है। तो 1 से 10 में भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, 10। ठीक है, चलो यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू क्या होता है, एन बाय ए इक्वल टू, यहां पे एन क्या है, तो यहां पे भी एन 10 है तो 10, और ए क्या है, ये 5। ठीक है, 5 से 10 को काटो तो 5 दूना 10। ठीक है, अब आप देखो कि जब मैंने ए के लिए लिमिटिंग रिएजेंट निकाला तो 10 आया, जबकि मैंने बी के लिए लिमिटिंग रिएजेंट निकाला तो 2 आया। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि 10 और 2 इन दोनों में छोटा कौन है। सीधी सी बात है, 2 छोटा है। ठीक है ना, तो जो छोटा होता है उसी को लिमिटिंग बोलते हैं। ठीक है, जो छोटा होता है उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। ठीक, यानी कि ये मेरा लिमिटिंग नहीं है। ठीक है, ये मेरा लिमिटिंग नहीं है, ये नहीं है, लिमिटिंग होगा ये। ठीक है, मैं इसको लिमिटिंग रिएजेंट मानूंगा जो छोटा होता है। ठीक, अब हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि जो लिमिटिंग होता है वो पूरी तरह से खर्च हो जाता है। ठीक है, वो कैसे समझ में आएगा, जब मैं इनमें वैल्यू रखूंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, एक बार आप ये नोट कर लो, फिर अपन वैल्यू रख के देखते हैं। कर लिया नोट, चलो इनमें वैल्यू रखते हैं ना। लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट का मान रखने पर। ठीक है, तो पहले तो वो इक्वेशन क्या है, a प्लस 5b इक्वल टू c प्लस a प्लस 5b इक्वल टू c प्लस 3d। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन में यहां पे हमने लिखा था 8 इक्विलिब्रियम। 8 इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या लिखा था हमने, 10 माइनस एक्स। यहां क्या लिखा था, 10 माइनस 5x। यहां पे क्या लिखा था, x, और यहां पे क्या लिखा था, 3x। एक बार चेक कर लो, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस 5x, 10 ये x और ये 3x। ठीक है ना। आप चाहो तो पूरा इस तरह से लिख सकते हो इसको, 10 माइनस 1x। ठीक है ना, ये 10 माइनस 5x और इसको 1x। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या आया, 2। ठीक है, तो आपको यहां पे ये याद रखना है, क्या याद रखना है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू x इक्वल टू 2। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है बेटा उसी को यहाँ पे x मानते हैं। ठीक, ये याद रखना, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी को क्या मानते हैं, x, और लिमिटिंग रिएजेंट कितना आया, 2। तो मैं x की वैल्यू इसमें रखता हूं, है ना, इसमें रखता हूं। देखो, तो 10 माइनस 1 इंटू एक्स की वैल्यू 2, फिर इसमें रखते हैं तो 10 माइनस 5 इंटू 2, फिर इसमें रखते हैं तो 1 इंटू 2, फिर इसमें रखते हैं
तो 3 इंटू 2, ठीक है। चलो ये 2 एकम 2, 10 माइनस 2, 10 में से 2 जाएगा तो 8। चलो ये 10 माइनस 5 दूना 10, 10 में से 10 गया तो 0। चलो यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे 3 दूना 6, ठीक है। मतलब साम्य पर आपका जो D है उसके 6 मोल बनेंगे, जो C है उसके 2 मोल बनेंगे, जो B है वो 0 बचेगा और जो A है उसके 8 मोल बचेंगे, ठीक है। अब आप देखो कि जो B है वो पूरी तरह से खर्च हो गया। B कितना बचा? 0, यानी कि B पूरी तरह से खर्च हो गया। तो हमने स्टार्टिंग में यही तो लिखा था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है, और मेरा जो B है वो पूर्ण रूप से खर्च हो गया, यानी कि B क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। और जो C है वो कितना बना? 2, D कितना बना? 6, और यहाँ पे A बच गया, कितना बचा? 8, ठीक है। एक बार नोट कर लो। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। कल के लेक्चर में मैं आपको ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है इनके कुछ और प्रश्न करवाऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।